जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आपका ये बिहार पुलिस की जो 21,000 जो 391 पदों की जो बहाली निकली है, और उसका बहुत ही जल्दी आपको जिले में आपको पत्राचार भी किया गया है उसके पदों के लिए जो इसकी परीक्षा होनी है। तो उसके लिए जो परीक्षा केंद्र है उसके संबंध में पत्राचार कर दिया गया है, और आप लोग के पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है, और जी जान लगा के जितना संभव हो उतना प्रयास करके और एक ही प्रश्न को कोशिश कीजिए कि जितना हो आप रिवाइज करके बार बार देखिए। और आपका जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, उस प्रैक्टिस सेट को आप एक बार तो अगर देख लेते हैं, इसका आपकी सुविधा के लिए 5 सेट अलग से कर दिया गया है, 10 सेट अलग से कर दिया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट का जैसा ही 10 सेट वाला है, तो अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया है तो उस 10 प्रैक्टिस सेट का एक वो सेट मास्टर वाला चला दीजिए। और उसमें क्या करना है कि आप उसको डबल स्पीड में अगर आप जैसे भी चला दीजिएगा, तो एक स्पीड से तो आपने देख ही लिया है, और डबल स्पीड से आप इसमें एक बार में समझ में आ जाएगा, और ये प्रश्न आपके अपने हो जाएंगे। और जो भी दम लगाना है मत, जब तक एग्जाम होना है, और वो कितना भी लेट होगा तो एग्जाम बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, फालतू का टाइम इधर उधर कहीं वेस्ट करने से बेहतर है चुपचाप तैयारी कीजिए, और मन से तैयारी करके एक बार में पीटी का रिजल्ट ले आइए। उसके बाद आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। तो आज का जो हमारा ये 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे को जाके एक सीरीज में आप जाके देख लीजिए। उसके बाद ये 23वां प्रैक्टिस सेट है, ये भी देखिए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और इसको कमेंट कीजिए, और इसमें जो भी कुछ सुझाव देने लायक है वो भी दीजिए। तो चलिए आज का जो है हम 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो 23वां प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सूफिया कलाम जो है एक प्रकार का जो भक्ति संगीत है की विशिष्टता है कहाँ का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कश्मीर का। ये जो सूफिया कलाम जो है ये आपको कश्मीर की विशेषता का है, और कश्मीर से आपको अगर कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो कश्मीर से आपको हाल ही में आपको 370 अनुच्छेद से संबंधित होगा, और 35A जो वहाँ पे लागू हुआ था, जिससे हमारा इसको कश्मीर के संबंध में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद जो कश्मीर से रिलेटेड है कि आपको अगर वहाँ का जो एक बहुत ज़्यादा फेमस जो अभ्यारण्य है उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे दक्षिग्राम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उसके बाद जो उनसे जो संबंधित आपको दर्रा है वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे पीर पंजाल कहाँ से कहाँ किसको जोड़ती है, जो जिला किसको किसको जोड़ती है, बनिहाल किसको किसको जोड़ती है, तो जो उनसे रिलेटेड है वो भी आप उसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन डी 21। निजता के अधिकार के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार। जो निजता का अधिकार आजकल ब्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें बहुत सारे हैं कि आपको ये 2 अनुच्छेद जैसे कि 20 और 21 जो है आपको हमारा जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो भी ये जो है निलंबित नहीं होता है, बाद बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपात के समय भी ये निलंबित नहीं रहता है। इसलिए कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी जो निजता है, अर्थात जो उनका निजी जीवन है और उसके जीने के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए जो जितना अधिकार है वो आपको राष्ट्रीय आपात में भी वो निलंबित नहीं होता है। तो निजता का अधिकार में जो भी आता है उसका जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी है, जैसे पुट्टा स्वामी का एक केस हुआ था उसमें निजता के अधिकार से संबंधित ये मामला हुआ था। तो जो भी केस होता है उसमें निजता के अधिकार से संबंधित वो इसमें जुड़ते चले जाते हैं, तो वो बहुत ब्रॉड हो गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब इसमें जो है अनुच्छेद देखिएगा, इसमें और सबके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अनुच्छेद जो 19 है वो आपको जो है वाक्य स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, और इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, जैसे किसी को बोलने की, प्रेस के लिए हमारे संविधान में अलग से कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसी का जो अनुच्छेद कहा जाता है कि जो बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इसमें कहीं घूमने की, कहीं रहने की, जो पूरे व्यवसाय करने की और हड़ताल करने की, संगठन समूह बनाने की, जितनी भी स्वतंत्रता का वर्णन है इसमें आपको अनुच्छेद के ये 19 के ए से लेके एफ तक में आपको सारा का वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 17 का जिक्र है जहाँ पे, तो अनुच्छेद 17 जो है हमारा इसको जो पहले जो छुआछूत हम लोग मानते थे उससे रिलेटेड है, कि इसमें अब छुआछूत से संबंधित जो भी है बातें उसका अंत कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात जब किसी का मूल अधिकार का हनन होता है कहीं पर भी, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का जो अगर कहीं पे
ऑक्यूपाइड होता है, तो वहाँ पे आप इसकी सहारा के लिए 32 अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद है 226, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये अनुच्छेद 21 का तो जिक्र हमने कर ही लिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से इतने सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जेरूसलम जो है किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो यरूशलेम के बारे में जो है ये आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, इनमें से सभी का, ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि जो ईरान की राजधानी जो यरूशलेम है, वहाँ पर जो एक मस्जिद है, उस मस्जिद में आपको जो दोनों तरफ से अल अक्सा मस्जिद था, जिसमें कि आपको दोनों पक्षों के, मुस्लिमों और यहूदियों के बीच में वहाँ पे झड़प हुई थी कि ये जगह मेरा है, अल अक्सा मस्जिद के बीच में, और इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ दोनों समुदाय, ये सभी समुदाय का वहाँ पर जो है ये अपना अपना दावा करते हैं कि ये मेरा है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी कलकत्ता एवं डी है मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है अब कलकत्ता में, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि में इसको जो है गुरु अंगद जी के द्वारा इसको ये किया गया था। ऐसे आप लोग अगर इस गुरुमुखी लिपि के बारे में और क्या जानते हैं तो उसके बारे में जरूर डिटेल में आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कुछ भी जानते हैं तो उसको जरूर लिखने का प्रयास कीजिए, वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कहीं भी आपको अलग दर्जा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें जो गलत है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 7 नंबर, इसमें भी देखते हैं वही किया हुआ है, तो इसका भी जो सही आंसर चुनना है इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, इवेल्युएशन। तो अगला देख लेते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, किताब महंगी है। तो इस प्रश्न का जो ट्रांसलेशन करना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, द बुक इज कॉस्टली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चूज द मिस्टेक्स इन द सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि नाइदर आई नॉर माई सिस्टर वाज इंटरेस्टेड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, वाज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, द आइटम्स आउट ऑफ हैंड मीन्स, मतलब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल होगा, यानी कि जो अनकंट्रोलेबल का मतलब हो गया यहाँ पे कि जब वो कंट्रोल में अनियंत्रित हो जाएगा, उसके बारे में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास पूछा जा रहा है। तो जैसे आपका हम लोग का जो अंग्रेजी वाला होता है जनवरी फरवरी, तो उसी प्रकार अगर हमारा भारतीय पंचांग का इसमें पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको फागुन। और पूछा जाएगा कि पहला क्या है, तो चैत से शुरू होता है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस और माघ, उसके बाद फागुन हो जाता है। तो ये वाला, तो इतना सारा आपको ये हिंदी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में जंगली गधा एकमात्र जो है कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, ये बहुत ही फेमस है, कितनी बार पूछे गए हैं, कच्छ के रण में। ये कच्छ का रण जो है गुजरात में है। तो अगला प्रश्न फिर से देखते हैं, अगला प्रश्न ये सुंदरवन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो सुंदरवन आपको जो है आपको पश्चिम बंगाल में है, और ये आपको जो है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाई गई है, गंगा नदी के द्वारा जो बनाई गई डेल्टा है, ये हमारे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो और इसका जो है एक्चुअली क्या होता है कि कोई कोई विषय पर अगर आपको दोनों सदनों में मतभेद रहता है या फिर राष्ट्रपति जी को संयुक्त अगर प्रावधान बुलाना रहता है अधिवेशन, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन का जो बैठक का प्रावधान करते हैं। और उसकी जो बुलाया तो जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता आपको लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इससे होना चाहिए।
अगर आपको इसमें पूछा जाए तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और ब्रिटेन के संविधान से जो है हमारा जो लिया गया है उसमें आपको संसदीय प्रणाली ली गई है, नागरिकता ली गई है, और आपको डीपीएसपी जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, बहुत सारे इस प्रकार से जब संविधान का होगा तो उसमें भी डिटेल में बहुत ही जल्दी हम वो करवाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, अर्थात किसको किसको अलग करता है उसके बारे में है। तो इस प्रश्न का देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से द्वीप से अलग करता है, अर्थात ये अंडमान जब आप जाएंगे तो अंडमान इस टाइप का ये बना हुआ है, तो निकोबार जो है हमारा ये अंडमान ये है और इसको निकोबार से अलग करता है, अर्थात छोटी निकोबार को बड़ी निकोबार और दोनों के बीच में ये है। अगला प्रश्न, और अगर ये पूछा जाए कि हमारा जो भारत का जो सुदूर दक्षिण बिंदु है आपको इंदिरा पॉइंट है आपको, वो आपको ग्रेट निकोबार जो बड़ी निकोबार है उसी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, सांगपो। और इसको जब आपको ब्रह्मपुत्र में सांगपो कहा जाता है, फिर आपको जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो इसे दिहांग कहा जाता है, फिर आपको ये जब आगे बढ़ जाती है असम बांग्लादेश में तो फिर उसको ये हो जाता है, आपको बांग्लादेश में आपको ये मेघना हो जाता है, और जब ये दोनों जलधाराएं मिल जाती है समुद्र में गिरने से पूर्व तो ये दोनों जमुना कहलाती है, गंगा की जो और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। इसी प्रकार अगर वहाँ पे जैसे नाम चेंज होता है, जैसे गंगा का भी नाम कितनी बार चेंज हुआ है, तो जैसे हमारा हरिद्वार में ये गंगा कहलाती है, अलकनंदा में जो और भागीरथी दोनों का जो ये संगम होता है आपको देवप्रयाग में, तो वहाँ पर इनका जो है नाम हो जाता है आपको गंगा। उसके बाद ये हरिद्वार से निकल के जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम यहाँ पे पद्मा हो जाता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। बहुत सारे लोगों के द्वारा कुछ न कुछ स्टेटमेंट दिया गया, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी को ही जो है आपको संविधान की जो आत्मा है इनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहा गया है। किसी के द्वारा बहुत सारे कथन दिए गए हैं, तो उस कथन के बारे में शॉर्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो जाके आप शॉर्ट्स भी जरूर देख लीजिए, उसमें कथन भी बहुत अच्छे से वर्णन है सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं कि उर्वशी जो है किसका काव्य है, अर्थात किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनकर जी के द्वारा। उर्वशी इनकी बहुत फेमस है, और ये जो जयशंकर प्रसाद जी है इनकी जो पुस्तक लिखी गई इनकी है कामायनी, बहुत फेमस बुक है। और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है भारत भारती साकेत, जो है इनकी जो बहुत फेमस बुक रही है। और महादेवी वर्मा जी की जो फेमस बुक है वो यामा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने विद्यालय जाना है, तो इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसका प्रयोग, जैसे आपको यहाँ पे देखिए एक बात पे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो गौर करेंगे कि जब आप मैंने विद्यालय जाना है, इसका जैसे कि मुझे विद्यालय जाना है, ये सही हो गया। अगर इसमें छांटना है आपको ये, अगर आपने कोई गलत और दे दिया तो आपको जो आसान क्वेश्चन आएगा आपको उसको तो जरूर ही सही करना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन किसी का नहीं छूटेगा। अगर आपका छूटेगा तो फिर तब आप औरों से पीछे हो जाएंगे। आसान प्रश्न को कभी छोड़ना नहीं है, और जो भी गलत प्रश्न आप, जो टफ प्रश्न आप जवाब देंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, दर्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, कॉपर जो है प्रतिचुंबक है। ये जो है आपको चुंबक में ये सटेगा नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि अल्फा बीटा एवं गामा क्रमशः जो है रैखिक क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक
गुणांक है, तो क्या इसमें से फॉर्मूला का जो आपको ये दिया गया है तीनों का, ये क्या करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन बी, बीटा बाय गामा और इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होगी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अर्थात जैसे कि मान के चलिए कोई जो बर्फ आपने लिया है तो इसकी जो गलन की जो गुप्त ऊष्मा है, जैसे कि जो किसी का विशिष्ट ऊष्मा, जैसे कि ये गल रहा है, उसका जो ऊष्मा होगा, जो भाप जो बनेगा उसमें, तो दोनों के विशिष्ट ऊष्मा में अंतर में जो है ये कम हो जाएगा और जो वाष्पीकरण वाला है उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर्य ऊष्मा प्राप्त करती है, तो इस कारण से जो उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है वो क्या कहलाएगी। जैसे कि वह जो ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगा, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, तापीय पुंज, थर्मोपाइल जो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गति के दौरान किसी कार के जो टायरों में है वायुदाब क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन देख लीजिए, ए है किसी स्प्रिंग के ऊर्ध्वाधर दोलन करता है, बी है किसी सरल लोलक की गति के बारे में यहाँ पूछा गया है, तीसरा है आपको सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति है, और डी है यू नली में द्रव का दोलन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति जो है आपको सरल आवर्त गति नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 10 सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के जो कण है वो क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबवत दिशा में, संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सूर्य देवता के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से चोल वंश के प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, तंजौर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, बेबीलोन में। और बेबीलोन में हुआ क्या था कि जो भारत पर जो सिकंदर के आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व में, जिस समय में आपको हमारे भारत पे जो है नंद वंश का शासक घनानंद थे उस समय में, तो जब ये आक्रमण करते हैं और जब ये वापस जाने लगते हैं तो इनकी जो है तेज बुखार के कारण से आपको बेबीलोन में ही, रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और बेबीलोन में ही वो झूलता बगीचा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बेबीलोन में। अगला प्रश्न है हमारा, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन बी, बोधिसत्व के कारण से जातक कथाएं इसमें सारे कुछ दिए गए हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि कोई प्रश्न में अगर कुछ हमारे ओर से मिस होता है कुछ बताने में, क्योंकि हम भी बता रहे हैं तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम भी बहुत संपूर्ण जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर कुछ हमसे बताने में मिस होती है तो आप लोग उसको जरूर मेंशन करेंगे और उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उसको फिर से एक बार सुधार कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है,
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, इसमें जो कह रहा है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण इसलिए है 13वां शिलालेख क्योंकि इनका जो भी शिलालेख है उसमें इन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया, इसने सब कुछ के बारे में बताया। लेकिन 13वां शिलालेख ऐसा शिलालेख है जिसमें कि इन्होंने बताया कि वहाँ पर इतना जो विविध कांड हुआ है, जो उड़ीसा उस समय जो उत्कल था उस समय में, तो वहाँ पर जो इन्होंने आक्रमण किया था और जितना खून खराबा हुआ था, जिसके बाद इनका मन जो है खून खराबे से उब चुका था और उसके बाद इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र को त्याग कर इन्होंने धर्म की मार्ग अपनाने का जो प्रण लिया, इसके कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका इससे सारा कुछ जो है लाइफ चेंजिंग का है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख 13वां शिलालेख है। इससे कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कांग्रेस का जो है 1906 का अधिवेशन जो हुआ है जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। इसका जो है कि स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया गया है, तो ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका लक्ष्य कहाँ बनाया गया और इस सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की बात कहाँ की गई, स्वराज का वर्ड कहाँ पे आया। तो स्वराज से रिलेटेड जो हम आपको प्रश्न बताते हैं कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद ये जो जिक्र यहाँ पे हुआ है स्वराज शब्द का, ये 1906 में हुआ गया है। उसके बाद पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य रखा गया वो आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि अब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कि अब हम अपना जो है आज़ादी का जो दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को अपना झंडा फहराएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का प्रण किया। तो उस समय तो आज़ाद नहीं हो पाया हमारा भारत, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो चुका 1947 में, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था, उसके बाद भी उन्होंने जो पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी उसी घोषणा को लागू करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को उन्होंने रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का आरंभ उस दिन से किया। तो स्वराज से रिलेटेड, और स्वराज से रिलेटेड एक और है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आपको मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। जब ये गया अधिवेशन इनका जो है वहाँ से इस्तीफा देने के बाद, ये उनके अध्यक्ष थे और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1923 में इस पार्टी का गठन किया। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा ये दिया गया भाषण था। तो इस स्वराज शब्द से आपको इतनी जानकारी। और स्वराज के संबंध में हिंद स्वराज एक पुस्तक है जिसकी रचना आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन सी, 360 डिग्री देशांतरों में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो इस प्रश्न का जो इटली का जो वो पीसा जो इसमें फेमस है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो जो संचार उपग्रह है ये आपको जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, आयन मंडल में। आपको इससे पहले भी कितनी बार इसका डिटेल किए हैं कि समताप मंडल जो है हमारा ये क्षोभ मंडल के बाद वाला लेयर है और समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में जो है हमारा जो ओजोन परत है हमारे सबसे ऊपरी परत में भाग में पाई जाती है। और आयन मंडल में हमारा संचार उपग्रह से संबंधित जो भी टीवी प्रसारण वगैरह होते हैं ये सब सारे काम उसमें किए जाते हैं। और क्षोभ मंडल जो है हमारा इसमें जो मौसमी घटनाएं इसमें होती है। और जो एक्सोस्फेयर है हमारा बहिर्मंडल, उसमें जो है ये हमारी मंडल की जो सबसे बाहरी परत है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेफ्रोम जो मीटर है से किसका मापन किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन बी, बादलों की दिशा एवं गति का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेहूं की जो खेती है निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, चरणोजम मिट्टी का। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति की जो दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है, यह आधार प्रभाव क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, यह विगत वर्षों की कीमत की स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी। इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी। इसमें से जो सभी है, निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का जो अभाव है वो वित्तीय समावेशन की जो, अगर पूछा जाए आपको कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना आज तक की कौन सी है, तो वो हमारा जनधन योजना है। तो इसका जो है सबसे बड़ी जो बाधक है, ये सारे चीज़ें बाधक है। तो इसीलिए जो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना लाई गई थी जनधन योजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन ए। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी 1949 में स्थापना नहीं हुई थी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये सही है। आरबीआई जो है केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का भी अभिरक्षक है, ये भी सही है कि जो भी इसका जो आपका जो विदेशी फंड है इन्हीं के पास में जमा रहता है, उसी से सब कुछ ये इनके अधिकार में है। और रही बात तो आरबीआई की स्थापना का, तो इसकी जो स्थापना है आपको 1935 में आपको यंग हिल्टन जो कमेटी है उनके सिफारिश पर की गई थी। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किसी व्यक्ति, इस प्रश्न में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें चूंकि सब में थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, कोई में हम बढ़ जा रहे हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कब मान्यता मिली, तो इसका आंसर तो ये आपको हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। और जो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 26 जनवरी 1949 को हमारा जो है भारत का जो संविधान है उस दिन हमारा बनकर वो तैयार हो गया था, और कुछ भाग इसके उस समय से ही लागू हो गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी कि हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहले ही प्रण लिया गया था कि हम 26 जनवरी को मनाएंगे अपना स्वाधीनता दिवस। तो ये 26 नवंबर से 2 महीना वेट करके रखा गया, और 26 जनवरी से हम लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से पूरे भारत पर लागू होते देखा। और उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 है, ये तो वही है, उस कहानी से लिंकअप है। आपने देखा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत जो है पूरा रिपब्लिक हो गया, अर्थात गणतंत्र हो गया। और ये 24 जनवरी जो 1950 है, ये आपको जो है संविधान का जो उसी दिन हमारा राष्ट्रीय जो गीत है उसको, राष्ट्रगान को अपनाया गया है। उसी दिन जो जनगण मन अधिनायक है उसको अपनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध या निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि अभी थोड़ा देर पहले हमने एक जिक्र किया था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है, जैसे मूल अधिकार का हनन हुआ, तो उस समय में क्या करता है कि कोई आदमी को जैसे बिना कारण के कोई कभी उठा लेती है पुलिस, तो उसको अगर रखती है तो वो क्या करते हैं, बिना कारण के अगर वो उसको अभी रक्षा में रखती है तो 24 घंटे के भीतर उसको लिखित में जवाब देना होगा किस कारण से। अगर वो नहीं दे पाती है तो वो क्या करते हैं, तुरंत न्यायालय का सहारा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का, और वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे। और उसमें वो न्यायालय की तरफ से जो ये जारी किया जाएगा आदेश कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात जिसको आपने बंदी बनाया है उसको मेरे सामने प्रत्यक्ष में उसको लाइए, यही कहलाता है कि जो किसी की व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, इसके निर्णय के संबंध में न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला रिट जारी किया जाता है। अगला जो इसमें जैसे परमादेश है, कभी कभी होता है कि जो हम आदेश देते हैं, जैसे कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने कोई कार्य करने के लिए वो आदेश दिया जाता है, या फिर कोई पदाधिकारी सरकारी सेवक है उनको आदेश दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 3 बार किया गया है। जैसे एक बार आपको हमारा हुआ था ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें हुआ है। उसके बाद जो आपका 1971 में हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। फिर एक चीन का युद्ध हुआ, एक भारत पाकिस्तान के बीच जो 1971 में हुआ है उसका है। और ये जो 1975 में आपका जो ये लागू हुआ है
जैसे आंतरिक अशांतिक विद्रोह के आधार पर जो ये लागू किया गया, दो तो बाह्य आधार पर और एक जो है आंतरिक आधार पर लागू हुआ है। अब इसमें अगर पूछा जाए, इससे संबंधित अगर प्रश्न कुछ अगर बनाना चाहते हैं तो आपातकाल का जो जिक्र है हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 352 में है राष्ट्रीय आपात का, और 356 में आपको राष्ट्रपति शासन का, और 360 में जो है वित्तीय आपात का वर्णन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 3 बार लग चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा। हमारे देश की जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके अनुसार से नेताओं को उतना अधिक पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं जरूरी है, बाद बाकी ये सब और वो फुलफिल करना जरूरी है। 35 वर्ष आयु हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था जो है तरलता संजाल में तब होती है जब, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, बॉन्ड पर दिया गया ब्याज न्यूनतम हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लोकसभा के इतिहास में पूछा जा रहा है कि औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा। जे.बी. कृपलानी ही जो है हमारे उस समय में, जिस समय में भारत का जो ये आज़ादी के 1947 में ये आपको कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और आपको यहाँ पर जो आचार्य जे.बी. कृपलानी के बारे में आंसर है, उसके बाद जैसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के इतिहास में, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है जिससे कि लगे कि सरकार, अब हम विश्वास सरकार पर नहीं रहता है विपक्षी पार्टियों का, तो उस समय में ये अविश्वास प्रस्ताव लाई जाती है विपक्षी पार्टियों के द्वारा और उसे किसी भी सदन में लाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी कंपनी के जो डिबेंचर धारक हैं उसके क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, लेनदार होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हो जाता है, देखिए ऑप्शन डी, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। अगर आप इसे ग्राम में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो और 3 डिजिट बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम, अर्थात जिसमें सबसे ज़्यादा हो उसके बाद कम हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, ढलवां लोहा। अवरोही अर्थात घटते क्रम में यहाँ पूछा जा रहा है, अवरोही हो जाएगा, पिटवा हो जाएगा और मृदु इस्पात हो जाएगा। कार्बन की मात्रा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, सल्फर मिलाया जाता है। हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील के बारे में पूछा जा रहा है। हैलोजन का जो फैमिली है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टाटीन जो है, उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है, किसी से रिएक्शन तुरंत कर लेता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फ्लोरीन हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि जो आपको सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है आपके बारे में पूछा जाएगा कि हेलोजन फैमिली में, तो यही पूछा जाएगा आपको, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक इसकी है। हालांकि अभिक्रियाशील में क्लोरीन सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं और सब एलिमेंट्स में। तो आप इसके बारे में अगर जो भी डिटेल है तो वो भी आप इसमें अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का जो के कमी से आपको रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। और विटामिन डी का जो आपको रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम पूछा जाएगा वो आपको हो जाएगा, विटामिन ए का आपको हो जाएगा, आपको
एक मिनट, आपको विटामिन, जैसे कि अगर आपको जो भी विटामिन का नाम याद रखना है तो उसको आप A B C D E और K से याद रखेंगे, तो उसका एक आसान सा ट्रिक है, उसी हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं अभी। रथ पर एक टॉफी, तो रथ जैसे यहाँ पे होगा तो विटामिन ए का आपको हो जाएगा रेटिनॉल, रथ हो जाएगा यहाँ पे, और बी का हो जाएगा थौ है तो यहाँ पे थायमिन हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे हमने सी का बताया स्कॉर्बिक, तो यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे, और अगला जो है डी का हो जाएगा तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। उसके बाद टॉफी, तो अर्थात अब अगला आ जा रहा है विटामिन ई, तो उसका हो जाएगा टेकोफेरल, और अब विटामिन के बच जाता है तो उसका नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी, और विटामिन के बारे में जरूर ही नामकरण पूछा जाता है और इसके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो जरूर आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन ए, मरकरी सेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बैगनी रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, किससे निर्माण होता है एंटीबॉडी का? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट से हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो एसिड रेन है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 5.6 से कम हो जाएगा। आपको जो ये जानकारी होना चाहिए कि जो भी एसिड होता है वो आपको जो पीएच स्केल है हमारा, पीएच स्केल पर 7 से नीचे जो भी है वो एसिड हो जाएगा, और 7 से ऊपर जो भी है वो क्षार हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज आपको सोरेनसन के द्वारा की गई थी, और इस पर जो 7 पर जो भी रहते हैं वो उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। जैसे पूछा जाता है कभी कभी शुद्ध वर्षा जल का जो मान क्या होता है पीएच स्केल पर, तो इसका मान हो जाता है 7 होता है। और अगर आपको जैसे आपको नींबू, सिरका, शराब ये सब के बारे में आपने बहुत से बार देखा होगा, जैसे ब्लड का आपको 7.4 है, समुद्री जल का 8.4 है, तो वो आपको 20 में चला जाता है। और अम्लीय में जैसे पूछा जाएगा नींबू का, सिरका का, शराब का 2.2, 2.4 ऐसे करके आंसर रहता है इसका, तो ये भी आप जरूर से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक जो है यूकेरियोटिक जीव है। इसमें प्रैकेरियोटिक और यूकेरियोटिक जीव होता है, अर्थात वह जीव, जैसे कि आपको इसका बहुकोशिकीय होता है, जैसे एक कोशिकीय जीव जो भी है वो प्रोकैरियोटिक जीव होता है, अर्थात कि वो अर्थात वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो हमारे यहाँ जो है चलन में बहुत कम, आपको नग्न आंखों से वो दिखेंगे भी नहीं। और ये कवक जो है यूकेरियोटिक, अर्थात ये जो है बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। इससे जो मल्टीपल सेल से जो ये बनते हैं, तो ये आपको नजर आएंगे, और ये इसको फंगी जो है ये अपघटक का कार्य करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से किस विटामिन का जो है नाम बायोटीन है? तो विटामिन बी के जितने सीरीज है उसके अलग अलग नाम हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी का, विटामिन 7 का नाम बायोटीन दिया गया है। एक बार आप लोग भी इसको इसके जो भी नाम है इस बार चेक करके एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या क्या सही नाम है। थायमिन है, नियासिन है, उसके बाद जो विटामिन B12, B12 को जो सबसे फेमस है, इसको कोबाल्ट जिसमें पाए जाते हैं सबसे अधिक। तो इसमें आप जो भी प्रश्न जानते हैं अपने आंसर उसको लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न इसका जो सही कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात इधर से इधर की ओर क्या इसमें अनुक्रम होगा, जो हमारा भारत है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर देख लेते हैं वह है आपको ऑप्शन सी, 1, 3, 2 पहले एक हो जाएगा, अर्थात महादेव की पहाड़ियाँ पहले हो जाएगी, उसके बाद तीसरा नंबर पे जो है सतपुरा की पहाड़ी, उसके बाद सह्याद्री की पहाड़ी हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण अर्थात राजस्थान की ओर से जाके आपको केरल की ओर चलना है, ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
पेनल्टी स्ट्रोक कितने फसल से भरा जाता है, मारा जाता है। जो पेनल्टी स्ट्रोक जो है कितने फासले से मारा जाता है, तो ये जो है आपको खेल से संबंधित है, फसल नहीं है यहाँ पे। पेनल्टी स्ट्रोक, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, कितना फासला है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 8 गज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये आपको चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पे जो आपको मनाया जाता है। इधर ही कुछ समय से पहले आपको 25 दिसंबर को क्या कहते हैं आपको जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, आप लोग उसका भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। इधर कुछ ही समय में बहुत सारे योजना और बहुत सारे दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और क्या क्या योजना प्रारंभ किया गया है, और योजना तो बहुत सारे हैं। आप इस कमेंट बॉक्स में जो है इस वीडियो का आप जो कौन कौन से दिवस जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किए गए हैं या फिर घोषणा किया गया है उसके बारे में बता दीजिएगा। आप जैसे हिंट्स के लिए हम आपको बता दें कि विभाजन विभीषिका दिवस, वीर बाल दिवस, पराक्रम दिवस और अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो इधर मनाया गया जिसके बारे में पूछे हैं, तो ये सब आप उसको सही लिख के इसमें डिटेल में दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, पुष्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की। और सबसे अधिक अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र ही है। तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र जो है हमारे जो 48 लोकसभा सांसद वहाँ से चुने जाते हैं, और सबसे अधिक जो 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। तो लोकसभा का एरिया भी बहुत जगह ब्रॉड रहता है, स्पेशल दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में जैसे कि कुछ ही एक दो ऐसे ही संसदीय क्षेत्र हैं जो 10 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में ही है। बाद बाकी जो लोकसभा का क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार में अगर पूछा जाए, हमारे राज्य में आपको यहाँ पे पूछा जाए बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 40 जो संसद सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यसभा से आपको 16 चुने जाते हैं, और विधान परिषद के सदस्य की संख्या आपको 75 है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पे 243 है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी प्रश्न हो तो इसी प्रकार से आप उसे याद रखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत भारती के लेखक कौन है। तो अभी थोड़ा देर पहले अगर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें देखे होंगे कि हम जैसे बता रहे थे कि किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो उसमें हमने बताया था कि भारत भारती की और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको वह है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा जी के द्वारा यामा लिखी गई है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता थी अभी वो उर्वशी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, वुड्रो विल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया अगर को शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था ये बीमारी, उस समय में जब ये रिकॉग्नाइज हुआ था तो इसे आपको हीमोफीलिया कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं कुछ कट वगैरह गया, ब्लड वगैरह कहीं से निकलना शुरू हो गया तो फिर वो जल्दी बंद होता है, या फिर रक्त का जो क्लोटिंग होता है वो नहीं हो पाता है, जिससे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर यही है, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गाय के दूध में भैंस है, बकरी, भेड़ आदि के दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, हंसा परीक्षण का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व बैंक द्वारा जो दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दिए जाते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन सी, 5 से 20 वर्ष तक के लिए। जो विश्व बैंक की जो स्थापना जो हुई थी आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आपको
विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। उसी समय भी अगला प्रश्न देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, जेल की सलाखों के पीछे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है वह है आपका ऑप्शन सी, लाल रंग, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल रंग, अगर जो पत्तियां हैं लाल रंग की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान। तो इस प्रश्न का आंसर यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, तो उस प्रश्न का क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, अगोचर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। दरअसल हुआ क्या था कि जो हमारा जो DPSP है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को और ये गांधी जी का जो ड्रीम था उसमें लागू करने का बहुत समय से प्लान किया गया था, परंतु ये हो नहीं पा रहा था लागू। 24 फाइनली जो है 24 अप्रैल 1973 को जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया, जिसके कारण से हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ से संबंधित है। कुछ भाई के द्वारा बोला गया मैथ, तो इसमें अगर हम मैथ बनाएं तो ये फिर हमारे लिए नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बना पाना संभव नहीं है ये PDF फॉर्मेट में। अगर मैथ का अलग से आप लोग बोलेंगे तो समय तो नहीं है। आप लोग जितना भी जिक्र हो, जैसा कि अब इसमें जो भी दिया गया है, जो टॉपिक है इसमें उनसे रिलेटेड आपने बहुत सीमित मात्रा में मैथ पूछे जाते हैं, तो उसका भी आप लोग अपने से अभ्यास कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति का जो अस्थायी नियंत्रण है किस प्रकार से हो सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, मुद्रापूर्ति की वृद्धि को रोककर। मुद्रास्फीति का जो अस्थायी नियंत्रण होता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बता देते हैं। मुद्रास्फीति वह सिचुएशन हो जाती है जब मार्केट में वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती है, और वस्तुएं तभी महंगी हो जाती है उसका एक कारण ये होता है कि जब आपको ऋण बहुत सस्ता, बैंकों के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो सस्ती हो जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई 10 रुपये एनुअल, आपको जो इंटरेस्ट पे 10 रुपये वार्षिक ब्याज दर पे कोई बैंक आपको 100 रुपये दे रही थी पहले, अब वो क्या करते हैं, जैसे कि आपको 100 रुपये आपने लिया और साल भर में आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो बैंक ने क्या किया कि आपको 5 रुपये, आपको 5% अगर आपने ब्याज दर कर दिया तो आपको मात्र 5 रुपये ही पे करना पड़ेगा। तो आप पहले 100 रुपये ले रहे थे तो आप क्या करेंगे, 1000 रुपये लेना तो शुरू कर देंगे, और उससे क्या करेंगे, आप बाजार में जाके जो वस्तु नहीं भी जरूरत है आप वो खरीदेंगे। तो अगर दो आदमी ने, सभी आदमी वही ऋण लेके जाएंगे मार्केट में, जो एक सामान की कीमत 5 रुपये है तो आराम से 5 रुपये देंगे, तो अगली बार वो दूसरा आदमी जाएगा, वो कहेगा, अगर दुकान वाला कहेगा 7 रुपये तो 7 रुपये में भी ले लेगा। तो इस प्रकार से मार्केट में जब आपके पैकेट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, ऋण जो दर है वो कम हो जाती है, तो मार्केट में लिक्विडिटी अर्थात पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कोविड काल में हुआ था कि अब लोगों के पास पैसा नहीं थे खरीदारी करने के लिए, तो बैंकों के द्वारा ऋण बहुत सस्ते दर पे देने लगे थे, और जिसके कारण से एकाएक हुई कि महंगाई बढ़ गई। तो उसको दिया है कि इसमें नियंत्रण करने के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर देखिए कि आपको क्या लिखा हुआ है। यहाँ आंसर दिया हुआ है कि जिसका जो है मुद्रा पूर्ति की वृद्धि रोककर। मुद्रा पूर्ति की वृद्धि कैसे रोक सकते हैं आप? उसको रोकने का एक ही उपाय है कि आपको जो पहले 100 रुपये मिल रहा था आपको 10% के दर पे, उसको हमने 20% कर दिया, अर्थात कि RBI के द्वारा जो रेपो रेट है उसको बैंकों के लिए बढ़ाया जाता है, तो बैंक क्या करेंगे, नागरिकों के लिए बढ़ा देंगे। जैसे ही उसको 20% किया कि अगर आपको कोई सामान आप खरीदनी भी है तो आप क्या करेंगे, नहीं लेंगे वो सामान। स्वाभाविक है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, अर्थात जो जितना मार्केट में पैसा जा रहा था उसकी वृद्धि को आपने रोक दिया, और रोक दिया तो उससे कुछ समय के लिए ये कंट्रोल हो जाती है। तो इसे आप इस प्रश्न को ऐसे जान सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की जो दर है ऋणात्मक रही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, विमल पटेल। आप
जब इस चैनल के शॉर्ट्स में जाएंगे तो सबसे पहले यही सब वीडियो डाला गया था कि जो हमारे संसद भवन की जो स्थापना की गई है, ये स्थापना नहीं, इसको कह सकते हैं रीस्ट्रक्चर किया गया है इसको विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो इसमें क्या हुआ है कि जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है उसमें कि संसद भवन में जो भी चीज़ें नई कुछ की गई प्रथा है तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है, कितना लागत किया गया है, तो शॉर्ट्स के माध्यम से बताया गया है। तो अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखा है तो एक बार अभी तुरंत जाके शॉर्ट्स में देख लीजिए, आपको वन लाइनर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको ये भी आंसर आपको विमल पटेल जी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश का जो नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। इससे पहले जो हमारे जो कानून मंत्री थे वो आपको किरण रिजिजू थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लिखी गई और सब पुस्तक है, जैसे कि एग्जाम वॉरियर्स इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये सब पुस्तकों के बारे में भी डिटेल में आपको वन लाइनर आपको शॉर्ट्स में वहीं पे मिल जाएंगे, तो जिससे ज़रूर जाके देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेंडमेंट शब्द का सही अनुवाद जो है क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको। जैसे कि CAA आया था तो उसमें जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, अर्थात कि नागरिक संशोधन अधिनियम, तो ये संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेंडमेंट इसका सबसे ज़्यादा यूज हो जाता है आपको संशोधन प्रक्रिया, अर्थात संविधान संशोधन प्रक्रिया में इसका ज़्यादातर यूज हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, सबमर्ज हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, द एडम्स द वूल 9 यार्ड्स मीन्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 99 का, इसमें है द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट डैश, इसमें जो डिक्लाइन इट, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन सी, इफ। उसके बाद आज का जो आखिरी प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन ऑफ द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप डैश अवे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, इट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये 23वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। दोस्तों आपसे एक बार फिर से भी ये करेंगे अनुरोध कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं और जो बच्चे फॉर्म भरे हैं इस बार बिहार पुलिस की, या फिर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर मान के चलिए आप रेलवे की भी तैयारी करते हैं या फिर बिहार SSC, बिहार SI या कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप सभी के लिए ये प्रश्न उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भले ही फॉर्म एग्जाम अलग हो लेकिन सभी के लिए एक ही प्रश्न होते हैं और कोई GK GS और ये सब कोई चेंज नहीं होने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से अगर आपके लिए अगर ये भी सेट इम्पोर्टेंट उतना ही है जैसे कि बिहार पुलिस के अन्य बच्चों के लिए है, तो अगर आप और दूसरे बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। हमारे लिए ये आपके लिए बहुत एक उत्साह का ये काम करेगा, एनर्जेटिक का काम करेगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।